ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज का टॉपिक सभी को मालूम चल गया होगा। आज हम देखने वाले हैं रस पाचक का प्रयोग बीपी और थायराइड में जी। तो अभी हम लोग जो है रस पाचक पढ़ रहे हैं, रस धातु पढ़ा। तो रस धातु का हमने देखा कि रस धातु में जो अग्नि का अंश है इसे हम कहते हैं रस अग्नि। अग्नि वही है, लेकिन रस धातु में जो अग्नि का अंश है उस पाचक पित्त का जो अंश पाचक पित्त का अंश है किसमें, रस धातु में, उसी को हम रस अग्नि कहते हैं। तो हम रस पढ़ रहे हैं, रस अपना टॉपिक चल रहा है, रस धातु टॉपिक चल रहा है। और इसमें हमने रस धातु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा, इसके क्षय के कारण, वृद्धि कारण। तो अभी हम देख रहे हैं कि रस धातु की वृद्धि क्यों होता है। तो रस धातु की वृद्धि होता है रस धातु की अग्नि मंद होने से, रस अग्नि मंद होने से। तो हम रस अग्नि कैसे तेज करें, तो रस अग्नि हम तेज करने के लिए रस पाचक का प्रयोग कर रहे हैं। तो रस पाचक का निर्माण विधि मैंने बता दिया है। तो रस पाचक मुख्य रूप से क्या है, तो रस पाचक जो है रस अग्नि बढ़ाने के लिए है, रस धातु की अग्नि को बढ़ाने के लिए है। और ये क्षारधर्मी औषधि है, यानी कि तेज महाभूत बढ़ाएगा। तो क्षारधर्मी में क्या है, क्षार यानी कि जिसमें तेज है वो क्षार होता है। और ये जो है तिक्त कटु कषाय प्रधान रस औषधि है ये, और दीपन और आमपाचक है। रस धातु को शुद्ध भी करता है, अगले सभी धातु को जो है पोषण तभी हो पाएगा सही से। और ये जो है विशेष रूप से किस किस बीमारियों में उपयोगी है, तो अब तक हम लोगों ने देखा स्तन्य रोग में, स्तन्य और रज से संबंधित रोगों में काम आता है। फिर हमने पढ़ा श्वास रोग में, है ना। फिर इसी प्रकार से सिस्ट वगैरह में हमने पढ़ा कि कहीं अगर इस प्रकार से गांठ वगैरह हो गया है यूट्रस में या फिर ब्रेस्ट में, तो वहाँ पे देना है, यानी कि स्तन्य और रज में, रज से संबंधित समस्याओं में देना है, श्वास से संबंधित समस्याओं में देना है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि रस पाचक का प्रयोग थायराइड में करना है। कहेगा थायराइड में ये कैसे संभव है, थायराइड के बारे में क्या बोला है आयुर्वेद ने। कहीं थायराइड तो नया बीमारी है ना, ये तो क्या है कि नई बीमारी है, इसका तो नामो निशान नहीं है आयुर्वेद में। तो आज हम आपको थायराइड के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो आप सभी का जो है स्वागत है। आप सभी लोग जो है 1 अगस्त से ही जुड़े हुए हैं क्लास में, और जो नए साथी जुड़ना चाहते हैं नए टॉपिक से तो जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि बीपी और थायराइड में दोनों नई बीमारी है जी, ना बीपी थी ना थायराइड थी, ये दोनों नई बीमारी है। तो क्या है कि ये दोनों नई बीमारी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है और रस पाचक का क्या योगदान है। यानी कि सीधा रस धातु से जुड़ा हुआ है बीपी और थायराइड। बीपी और थायराइड रस धातु से जुड़ा हुआ बीमारी है, तो इसे रस पाचक दे करके ही ठीक किया जा सकता है। और सभी जानते हैं जी बीपी और थायराइड ये दोनों जो है कफ के कारण होता है ना। ये दोनों जो बीमारी जो है कफ और बात, है ना, कफ आवृत बात के कारण होता है। आगे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है जी, बीपी और थायराइड में रस पाचक का प्रयोग कैसे करेंगे, ताकि हम जो है रस पाचक का जो है व्यापक इसका जो है उपयोग है। तो सभी के बारे में एक एक पढ़ रहे हैं। तो आज अपना अंतिम जो है टॉपिक है रस पाचक का प्रयोग, ठीक है। और भी हो सकता है रस पाचक का प्रयोग, जैसे कुष्ठ रोग में हो सकता है, त्वचा रोग में हो सकता है, और इस हृदय रोग में हो सकता है, लीवर रोग में, इस प्रकार से बहुत सारे बीमारियों में हो सकता है। लेकिन मुख्य हमने पढ़ लिया है, और भी हम जो है जब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे रोगों में तो हम जान लेंगे। तो चलिए यहाँ से आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं कि थायराइड में जो है प्रयोग कैसे करेंगे। यानी थायराइड सबसे पहले समझेंगे कैसे उत्पन्न होता है। तो थायराइड के बारे में हम कुछ बताने के लिए जो है ये हमने टॉपिक बनाया है, रस पाचक का प्रयोग थायराइड में क्यों करना है। क्योंकि सभी जानते हैं रस पाचक का प्रयोग जो है संतर्पण जन्य व्याधि में होता है, तो इसलिए हमने
क्या है कि रसपाचक का प्रयोग किस थायराइड में करना है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जिस थायराइड में वेट गेन होता है जी, तो आप सबसे पहले लक्षण देखिए, है ना, लक्षण देखिए, है ना। लक्षण में पहला लक्षण है वेट गेन, है ना, पहला लक्षण है वेट गेन, दूसरा है ड्राइनेस, तीसरा है कोल्डनेस, है ना। और आयुर्वेदिक परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हैं वेट गेन मतलब क्या होता है, संचय, यानी कि मेद का संचय होना, क्लेद का संचय होना, शोथ होना, है ना, शोथ होना। तो इसी अलावा जो है, और ये जो है किस दोष की जो स्थिति है, जैसे संचय हो रहा है किसका, तो कफ का संचय हो रहा है, क्लेद का संचय हो रहा है, शोथ का संचय हो रहा है, तो ये सभी किस दोष की स्थिति है, तो ये कफ दोष की स्थिति है जी। क्या है, कफ दोष की स्थिति है। और अक्षांश कल्पना से देखें, यानी कि गुण आधारित चिकित्सा से देखें, तो स्थूल बात का कफ का जो है गुरु गुण बढ़ा रहा है, कफ का स्थूल गुण बढ़ा रहा है, तो ऐसा थायराइड कौन सा जी, तो हाइपोथायराइडिज्म। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी थायराइड में प्रयोग नहीं कर लेना है, ठीक है, नहीं तो क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि नुकसान करेगा उल्टा। तो कब करना है प्रयोग, जब हाइपोथायराइडिज्म हो, अर्थात TSH, सिंपल भाषा में कहें, रिपोर्ट आता है जी आपके पास रोगी लेकर के कि भाई जी हमारा तो क्या है कि थायराइड बढ़ गया है, आपके नाड़ी पे नहीं विश्वास करेगा। हमें भी बहुत सारे रोगी मिलते हैं नहीं विश्वास करते हैं कि थायराइड है या नहीं है, लेकिन हम बताते हैं। तो क्या है कि ऐसा होता है कि विश्वास नहीं करते हैं या फिर केवल रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, है ना। तो रिपोर्ट लेके आते हैं जी, इसमें 3 ही चीज़ें लिखा रहता है ना, T3, T4, TSH, टोटल T3, टोटल T4 और टोटल TSH, तो यही तीनों चीज़ें होती है। तो आपको देना है हाइपोथायराइडिज्म में देना है, अर्थात हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या, तो आपको सिंपल ये समझना है कि जिसमें TSH लेवल बढ़ा हो, यानी कि 5.5 होता है TSH का लेवल, पर उससे बढ़ के हो, है ना, 5.5 तक आप नॉर्मल समझें, और इससे बढ़ के हो, उससे बढ़ के हो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस प्रकार से आगे जितना भी बढ़ा हो, तो इसको हम मानते हैं हाइपोथायराइडिज्म। या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या लक्षण होंगे, तो लक्षण के अनुसार हम देखने वाले हैं, अक्षांश कल्पना से देखने वाले हैं, गुण आधारित चिकित्सा देखने वाले हैं, ठीक है, कि हाइपोथायराइडिज्म में। हाँ, आपका हैंड रेज है जी, हाँ, मैं ये बोलना, पूछिए। कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके अवश्य पूछें। वैसे नमस्कार, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे T3 का मतलब हो गया हाइपोथायराइडिज्म ना, TSH तो हो गया थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। हाँ, TSH थायराइड स्टिमुलेशन, लेकिन हाइपोथायराइड तो T3 हो गया ना। चलिए ठीक है, आपका संदेह हम मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, पहले समझिए इसे। हेलो, हाँ जी जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्ते। ये सब गुरु जी जैसे TSH ये सब नॉर्मल है, लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, और पूरा आप पढ़ा लिए करिए तभी क्वेश्चन हो या बीच में हो, अभी स्टार्टर पे तुरंत मजा नहीं आता, थोड़ा सा हो जाए क्लियर। चलिए ठीक है जी, हाँ जी चलिए ठीक है। वो देखिए अपना तो क्या है कि आयुर्वेदिक कंसेप्ट रखना है ना। हाइपोथायराइडिज्म हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हम कैसे पढ़ें, इसको हम हाइपोथायराइडिज्म को हम अभी आपको सामने जो है ये समझना है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या, तो कफ आवृत उदान वायु जी। देखिए चरक ऋषि ने इसका वर्णन किया है, थायराइड के बारे में बताया है। क्या है जी ये, तो कफावृत उदान वायु है जी, इसका लक्षण है। तो इसका लक्षण क्या क्या है इसके बारे में भी देखने वाले हैं, जो टोटल जो है हाइपोथायराइडिज्म में आपको मिलेगा। तो कफावृत उदान वायु सुश्रुत ऋषि ने भी लिखा है, आप देखेंगे, और चरक ऋषि ने भी बताया है, और इसकी चिकित्सा भी बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है कि इसमें क्या क्या लक्षण पे आते हैं जी, है ना, कि लक्षण क्या क्या आएंगे। तो पहला लक्षण है वेट गेन, यानी कि वजन बढ़ेगा, ठीक है, वजन बढ़ रहा है, यानी कि शोथ, संचय, क्लेद, और ये दोष स्थिति क्या है जी, तो कफ का है। और ये जो है स्थूलता, शरीर में भारीपन, स्थूलता, गुरुता, यानी कि कफ का जो गुण है, तो अशांश कल्पना से ही देख रहे हैं कि ये कफ का जो गुरु गुण है, कफ का स्थूल गुण है, ये बढ़ रहा है।
ये जो है हाइपोथायराइडिज्म में हाइपो में हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ड्राइनेस यानी कि रुक्षता, तब तो ये बात का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, है ना, बात कफ है और बात है, दो बीमारी है जी यहाँ पे, है ना। लेकिन कैसे कैसे है तो इसको समझिएगा, है ना, कि कफ दोष से, जब कफ दोष से उदान वायु घिर जाती है, यानी कि घिर गया कौन, उदान वायु के घेर लिया, कफ दोष ने उदान वायु को घेर लिया। और उदान वायु का क्या है, उदान वायु का एरिया जो है बताया था गले से ऊपर आदि का, गले में जो विशेष रूप से रहता है, ये आपको मैंने बताया था। तो थायराइड जो बीमारी है कफ आवृत उदान वायु का है रोग जी। तो उदान वायु का जो रास्ता है, यानी कि उदान वायु की जो चाल है, उदान वायु जो है नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आता है प्राण वायु। इसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, उसका जो कहिए कि चलने का जो तरीका है प्राण वायु का, ऊपर से नीचे, लेकिन उदान वायु का जो रास्ता है नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो जब कफ दोष से, इसके समझिएगा इसे, कि जब कफ दोष से, यानी कि कफ दोष है और घिर गया कौन, उदान वायु घिर गया, तब शरीर का स्वाभाविक जो है क्या है कि स्थिति बदल जाती है। इसके बारे में चरक ऋषि ने लिखा है, इसी को आप थायराइड मान सकते हैं जी, है ना। ये नई बीमारी जो आई है थायराइड, तो ये कौन सी थायराइड की बात हम कर रहे हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या लक्षण है। तो इसमें कफ है, कफ ने तो घेर लिया बात को, कौन से बात को, तो 5 प्रकार के बात हमने बता दिया है बहुत पहले ही, कि उदान वायु, है ना। तो ये सभी जानते हैं कि थायराइड के बारे में सभी जानते हैं जी लगभग, कि थायराइड गले में जो ग्लैंड के बारे में सभी जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है गले में जो है बटरफ्लाई शेप का इस प्रकार से कोई संरचना है, ग्लैंड है, जिससे T3 T4 जो है हार्मोन निकलता है, और इसको स्टिमुलेशन करने के लिए TSH हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, सभी जानते हैं। तो ये जो है कंट्रोल करता है अपने बॉडी को, जो है सभी हार्मोन, ये सभी T3 T4 या TSH। तो इसमें क्या हो रहा है, T3 T4 नॉर्मल है, यानी कि लो भी हो सकता है या नॉर्मल है, लेकिन जो है TSH जो है बढ़ के आ रहा है। TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बढ़ के आ रहा है, थायराइड हार्मोन नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्रंथ को, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड से जो विशेष रूप से आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं थायराइड TSH, ठीक है। तो ये बढ़ के आ रहा है, तब जो है ये जो है हाइपोथायराइडिज्म का केस बनता है, और वेट गेन होता है जी। क्या होता है, वजन बढ़ता है, शोथ संचय क्लेद, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया कंडीशन, कि कफ ने बात को घेर लिया है ना। तो कई केस में ऐसा भी होता है कि बात ने कफ को घेर लिया, लेकिन यहाँ पे कफ ने बात को जो है क्या है कि आवृत कर लिया है, घेर लिया है। तो इसमें क्या क्या है कि कफ से संबंधित भी समस्या आएगा और बात से भी समस्या आएगा, पित्त से संबंधित समस्या नहीं आएगा जी। देखिए यहाँ पे पित्त का कोई है नहीं रोल है, लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अलग कंडीशन बनेगा, यहाँ पे बात और पित्त बनेगा जी, यहाँ पे कफ नहीं बनेगा। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम रक्तपाचक पढ़ेंगे तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म, तो वेट गेन हो रहा है, ये कफ का गुण है जी। दो स्थिति किसकी है जी, कफ की है, ठीक है। और अक्षांश कल्पना से देखें तो स्थूल गुण बढ़ा रहा है। और ड्राइनेस यानी कि रुक्षता, यानी कि ये उदान वायु विकृत है, तो वायु के कारण जो है रुक्षता है, और वायु के कारण और कफ के कारण, है ना। रुक्षता यानी कि क्या, बात का ये गुण है। तो गुण देखिए आपको काम आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है, जो मैंने आपको पहले महीने में पढ़ाया था, बात पित्त कफ के गुण, ये काम आ रहा है अब। तो इसलिए क्या है, मैंने बताया था, बहुत सारे बड़े बड़े वैद्यों से आपने सुने होंगे अशांश कल्पना। तो अशांश कल्पना क्या है, तो गुण आधारित चिकित्सा है जी, इसको हम कहते हैं अशांश कल्पना से चिकित्सा करना, आपने सुना होगा। तो अशांश कल्पना से हम देखें तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, स्थूल गुण बढ़ रहा है, गुरु गुण बढ़ रहा है, और ड्राइनेस, इसमें ये भी गुण रहता है ड्राइनेस। तो रोगी को देखेंगे रुक्षता, तो ये बात का गुण है, ये अशांश कल्पना से देखें तो ये बात का गुण है, ये रुक्षता, ड्राइनेस। और कोल्डनेस बताइए किसके गुण है जी, कोल्डनेस यानी कि शीत। तो ये बात और कफ का, बात का भी शीत गुण है, कफ का भी शीत गुण है। तो अशांश कल्पना से ये शीत गुण जो है, कोल्डनेस जो है, बात और कफ का है, यानी कि जितने भी आएंगे यहाँ पे बात और कफ आएगा।
और जब हाइपर देखेंगे तो बात और पित्त आएगा। ठीक है, तो अभी हम हाइपो के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा क्षुधा मंद, तो क्षुधा मंद आप सभी जानते हैं जी, बात के कारण भी होता है क्षुधा मंद और कफ के कारण भी होता है। गुण आधारित चिकित्सा जिसने पढ़ लिया है उसी को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन वैसे ये चीज़ें नॉर्मल है, आप समझिए। बात के कारण कैसे क्षुधा मंद होगा, तो बात के कारण मैंने बताया था कि बात का रुक्ष गुण बढ़ जाने से कलेजा कफ सूख जाएगा, और कफ के आप माभूत बढ़ जाने से, कफ बढ़ जाने से क्या है, कलेजा कफ गीला हो जाएगा, आप माभूत बढ़ जाएगा। तो असांश कल्पना से देखें तो सुधा मंद जो है शीत गुण और गुरु, शीत से बात का शीत गुण हो गया, बात का रुक्ष गुण हो गया, इसके कारण जो है ये क्या है कि क्षुधा मंद यानी कि अग्नि मंद हो रहा है, और गुरु कफ के गुरु गुण के कारण भी हो रहा है। इसके अलावा जो है दौर्बल्य, तो दौर्बल्य बात के कारण आता है। ये सभी जानते हैं कि बात के कारण, वायु के कारण दुर्बलता आती है, कफ के कारण क्या है कि शरीर में जो है मजबूती आती, बल मिलता है, कफ का गुण है। तो ये भी हमने देख लिया गुण आधारित चिकित्सा से। अंग मर्द है ना, अंग मर्द यानी कि पूरे शरीर में दर्द होना है ना, शरीर टूटने से पीड़ा होना, तो ये क्या है अंग मर्द। तो बात का जो है चल गुण बढ़ गया, बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, तो ये भी बात का रोग हो गया। और हेयर लॉस, हेयर लॉस तो यहाँ पे बात का आ रहा है। ठीक है, बात का रुक्ष गुण के कारण जब आपके अस्थि और मज्जा धातु में चला जाता है बात का रुक्ष गुण, मैंने आपको बताया था, जब बात का रुक्ष गुण अस्थि और मज्जा धातु में चला जाए तो अस्थि और मज्जा धातु कमजोर हो जाता है, तो इसके उप धातु जो है नख और रोम यानी कि केस, ये कमजोर हो जाएंगे। तो आप धातु उपधातु के चैप्टर में देखिएगा कि अस्थि धातु का उपधातु और मल हमने क्या बताया है। तो यहाँ पे बताया है कि केस जो है अस्थि धातु का ही दिया हुआ है, अस्थि मज्जा धातु का मल है। तो इसलिए क्या है कि धातुएं ठीक होना बहुत जरूरी है, तभी जो है उपधातु यानी कि केस आपका अच्छा रहेगा। जब बात का रुक्ष गुण धातुओं में चला जाता है, अस्थि मज्जा धातु में, तो धातु कमजोर तो उपधातु कमजोर, तो क्या है हेयर लॉस हो जाता है। ऐसा में जी, तो ये बात का ही गुण है जो थायराइड के पेशेंट में मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात का दिखा रहा है गुण, क्योंकि बात क्या है, उदान वायु क्या है, विकृत है, यहाँ पे उदान वायु को घेर रखा है, आवरित कर रखा है ना। किसका आवरण, किसका है, तो आवरण कफ का है, और आवरित कौन है, तो आवरित वायु है, वायु फंस गया है, वायु फंस गया है। ठीक है, हेयर लॉस हो गया। इसके अलावा पांडुता यानी कि कमजोरी, एनीमिया कंडीशन कह सकते हैं, ये कफ का हो गया। और निंद्राधिक्य, तो सभी जानते हैं जी निंद्राधिक्य ये कफ का गुण है जी। कफ का लक्षण मैंने बताया था 20 लक्षण, उसमें से बताया था कफ का जो है लक्षण है, एक लक्षण है जिसमें नींद अधिक आती है, यानी कि निंद्रा कैसी रहती है, तो ज़्यादा आती है, बात में कम आती है, और पित्त में भी कम आता है ना, उसमें अनिंद्रा होता है। लेकिन यहाँ पे निंद्रा अधिक यानी कि नींद अधिक आ रही है, तो नींद अधिक आ रही है तो हम देखें ये कफ का जो है गुरु गुण हो या स्थूल गुण हो तो हमें नींद अधिक आती है। फिर इसको कलेज अस्थिर इस प्रकार से हो गया। और आलस्य है ना, ये जो आपके शरीर में जो आलस्य है तो ये कफ का ही मंद गुण है ना, बात का तो नहीं है, बात का तो क्या है कमजोरी है। कमजोरी और आलस्य में फर्क है, बल है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, तो ये आलस्य हो गया। तो आलस्य लेजीनेस ये जो कफ का मंद गुण बता रहा है जी। और इसके वाला अनुत्साह, अनुत्साह मतलब क्या, अनुत्साह मतलब क्या है कि उत्साह ना होना। तो मैंने आपको बताया था उदान वायु के चैप्टर में कि उदान वायु जिनका अच्छा रहता है उनको जो है अच्छी उत्साह बनी रहती है, प्राण वायु अच्छी रहती है और उदान वायु अच्छी रहती है, तो जो संकल्प होता है वो पूरा होता है, यानी कि उत्साहित होकर के काम करता है जिनका उदान वायु अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, उदान वायु तो विकृत है, यानी कि बात और कफ का रोग है ये। उदान क्या है, अनुत्साह क्या है जी, किसी के मन में उत्साह नहीं है, हमेशा जो है नेगेटिव बातें सोचना, हालांकि कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा जो है गलत विचार आना मन में, है ना। तो इस प्रकार से जो है अनुत्साह जो है कि हम ये तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, जबकि हो सकता है लेकिन नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में विचार करना, तो ये जो है बात और कफ का रोग है। और इसके अलावा संकोच यानी मसल्स, ये मसल से संबंधित बता रहा है कि ये बात का रुक्ष गुण बढ़ जाने के त्वचा आदि में जो आप देखते हैं इस प्रकार से। फिर इसके अलावा मलास्टम्भ यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, तो आप सभी को बताया था गुण आधारित चिकित्सा से देखें, असांश कल्पना से देखें तो कब्ज क्यों होता है जी, तो कब्ज जो है आपके बात के रुक्ष गुण बढ़ जाने से होता है। बात का जब रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो आंतों में ड्राइनेस आ जाएगी, यह ना, और आपके जो है मलाशय में
क्या होगा कि रुक्षता आ जाएगी, तो मल सरक नहीं पाएगा, प्रेशर भी कम बनेगा, बात का लघु गुण, बात का रुक्ष गुण, ये सभी क्या है कि मलास्तंभ कर देते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और ड्राइनेस के बारे में तो आ ही गया था कि ये जो है बात का रुक्ष गुण हो गया। और कोल्डनेस तो बता ही दिया कि बात और कफ बात का शीत गुण है, कफ का भी शीत गुण है, दोनों कॉमन है ये। और ये जो है अशांत कल्पना से शीत गुण बनता है, कोल्डनेस मतलब ये। तो आप कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम पढ़ेंगे जी कफ वृत उदान वायु। तो पढ़िए यहाँ से मृत्युंजय जी पढ़िए। हाइपोथायराइडिज्म कफावृत उदान रक्त प्रवाह में कम थायराइड हार्मोन के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथियां पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। अतः थायराइड हार्मोन चयापचय, मोटापा, हृदय की समस्याओं, मानसिक विकारों आदि को धीमा कर देते हैं। देखिए क्या है कि कफ आवृत उदान वायु के बारे में पढ़ रहे हैं, और आगे हम चरक ऋषि का रेफरेंस देखने वाले हैं। सुश्रुत ऋषि ने भी निदान स्थान में बताया है ना, और चरक ऋषि ने चिकित्सा स्थान में बताया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि रक्त प्रवाह में कम थायराइड हार्मोन के कारण होता है। यहाँ पे बताया जाता है हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा आप सभी को मालूम होगा कि थायराइड ग्रंथियां जो है आप पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाते, यानी कि T3 T4 कम है और TSH लेवल ज़्यादा है ना। अपर्याप्त है ये, है ना, यानी कि T3 T4 अपर्याप्त है, यानी कि कम है, जो नॉर्मल वैल्यू से है वो कम है ना। थायराइड हार्मोन क्या है कि कम है, और यानी कि T3 T4 कम है, और हार्मोन चयापचय, मोटापा, हृदय की समस्याओं, मानसिक विकार आदि को धीमा कर देते हैं। इस प्रकार से क्या है कि मोटापा हो गया और हृदय से संबंधित समस्या हो गया, मानसिक विकार आदि इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है कफ आवृत उदान वायु के लक्षण ये भी पढ़ दीजिए। कफ वृत उदान वायु के लक्षण: जब कफ दोष से उदान वायु गिर जाती है तब शरीर का विकृत हो जाता है, वाणी तथा स्वर में रुकावट आ जाती है, शरीर में दुर्बलता, भारीपन एवं भोजन के प्रति अरुचि होना, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में जी बताइए, आप ही बताइए मृत्युंजय दत्ता जी, इसमें से क्या क्या लक्षण मिलते हैं आपके रोगी में? जब आपके पास कोई रोगी आता है तो क्या क्या लक्षण? हाइपोथायराइडिज्म में भूख का कम लगना, वीकनेस का होना, अरुचि होना, बॉडी का वेट गेन होना, और पीरियड्स का टाइमिंग जो है वो लंबा हो जाना, जैसे 28 दिन के जगह 2-2 महीने हो जाते हैं, 1.5 महीने हो जाते हैं, और मतलब शरीर सर दर्द होना, ये सारी चीजें तो जी आप इसे ठीक है मृत्युंजय दत्ता जी, आप एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करिए। क्या है ना कि आवाज़ रिटर्न हो रही है। ठीक है, एक बार लेफ्ट होइए। तो अभी जी देखिए इनका जो है मोनू जी का भी हैंड रेज है, आपका कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मोनू जी हैंड रेज है आपका, तो पूछिए, नहीं तो फिर हैंड डाउन करिए। ठीक है, पूछिए, प्रश्न है तो। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, आप एक चीज और देखने को मिलता है इसमें, हाँ, यूरिन आउटपुट कम होना। यूरिन आउटपुट कम होना, ठीक है, बहुत सारे लक्षण होते हैं जी। तो क्या आप मानते हैं जो कफ आवृत उदान वायु है, ये सभी जो लक्षण बताया है, सबसे पहले अरुचि होना, अरुचि होता है ना कि भूख कम लगता है ना, शरीर में दुर्बलता होता है, और क्या आया है इसके एक आपने गौर ही नहीं किया है, वाणी तथा स्वर में रुकावट आता है। अब हाँ, ध्यान से जब कोई आपसे रोगी बात करे हाइपोथायराइडिज्म का, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, वाणी तथा स्वर में रुकावट आएगा, शरीर में दुर्बलता आएगी, बहुत कमजोरी, मतलब कि फटिगनेस ऐसा रहेगा, और शरीर में भारीपन,
है ना, वजन तो बढ़ ही रहा है। और भोजन के प्रति अरुचि, भूख नहीं लगेगा तभी तो 2 बजे, है ना, 2:30 बजे, 3 बजे भोजन करते हैं, सुबह का भोजन, है ना, यानी कि अरुचि बहुत होता है। ठीक है, तो ये अरुचि पहला आपने जो बोला हाइपोथायराइडिज्म में मिल रहा है, यही यहाँ पे लिखा गया है। दुर्बलता मिल रही है, भारीपन यानी कि जो मोटापा आ रही है, और स्वर में रुकावट, ये सबसे। और आपने सबसे बड़ी बात कह दिया कि फीमेल पेशेंट में क्या होता है कि उनका जो मासिक धर्म है वो डिले हो जाता है। तो बताइए डिले क्यों होता है? क्योंकि कफ आवृत उदान वायु है, यानी कि कफ यहाँ पे हावी है जी, है ना। कफ का गुरु गुण के बारे में मैंने बताया था कि जब कफ का गुरु गुण बढ़ जाए, कफ का स्थूल गुण बढ़ जाए, कफ का कोई भी गुण बढ़ जाता है तो क्या होता है कि गुरुता आ जाती है, स्थूलता आ जाती है, यानी कि ये डिले हो सकता है। अगर बात के कारण है तो फिर नॉर्मल रहेगा, और पित्त के कारण रहेगा तो बहुत समय से पहले ही आ जाएगा। तो आपको सभी को पता है बात के कारण जो है जो मासिक धर्म है ये जो है कम आता है, और पित्त के कारण अधिक आता है। अधिक यानी कि समय से भी पहले आता है और मात्रा में भी अधिक आता है। और कफ के कारण क्या होता है, देर से आता है। जैसे आपने अभी बताया कि 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मतलब समय लग जाते हैं। तो ये क्या है जी, हाइपोथायराइडिज्म का ये पूरा लक्षण जो है कफावृत उदान वायु से मिल रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि थायराइड कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी कोई बीमारी थी, है ना। बस क्या है कि आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कोई ब्लड से सैंपल ले लेता है, उससे जो T3 T4 देख लेता है और कह देता है कि आपको थायराइड है ना। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हार्मोन के वो मतलब केवल वही चीज़ T3 T4 या TSH जो लेवल है यानी कि उसी के इनबैलेंस से केवल आएगा तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कई सारे रोगी को। तो क्या है कि कफ आवृत उदान वायु को हम पहचान करके, यानी कि ऐसे कोई लक्षण है, ऐसे केवल यही लक्षण मिलेगा। स्वर में रुकावट यानी कि हिचकिचाहट होगी, बोलने में रुक का, है ना, इस प्रकार से वाणी और स्वर में रुकावट होगी, शरीर में दुर्बलता होगी, भारीपन होगा, वजन, है ना, बढ़ा होगा, और भोजन के प्रति अरुचि, है ना। तो ये सभी जो है कफ आवृत उदान वायु के लक्षण है। तो इसकी चिकित्सा भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख जो है चिकित्सा जो हम करने वाले हैं, रस पाचक देने वाले हैं, क्योंकि रस पाचक क्या है जी, कफ आवृत उदान वायु की अच्छी मेडिसिन है जी। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा पढ़ दीजिए। पित्त तथा कफ आवृत उदान, यहाँ पे ऐसा समझिए पित्त नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल कफ आवृत वात की चिकित्सा, यानी कि कफ आवृत क्या है जी, उदान वायु। तो उदान वायु है, चाहे अपान वायु है, चाहे प्राण वायु है, चाहे समान वायु है, लेकिन कफ से आवृत हो। किससे हो जी, कफ से आवृत हो। कौन हो, तो ये जो वायु है कफ से आवृत हो, यानी कि वायु को, एयर को, वायु को जो है कफ ने घेर लिया है, कफ को नहीं घेरा किसी ने, मतलब कफ ने वायु को घेर लिया है। तब हम चिकित्सा क्या करेंगे इसके बारे में पढ़िए। कफावृत वात चिकित्सा, वायु जब पित्त दोष से घिर जाती है तब पित्तनाशक किंतु जो वात विरोधी ना हो ऐसी औषधि, अन्न, पान आदि की व्यवस्था करें। वायु जब कफ से घिर जाती है तब कफनाशक किंतु जो वात दोष की अनुलोमन करने वाली औषध, अन्न, पान आदि हो उसकी व्यवस्था करें। ये दोनों ही विधियां तंत्रकार ने सूत्र रूप में निर्दिष्ट की है। हाँ जी, ठीक है। मोनू जी, आपका अभी भी हैंड रेज है, तो आपका प्रश्न है तो कोई आप पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे फिजिकल कोई पेशेंट आ गया तो उसमें रुक्ष कैसे पता करेंगे कि वो रुक्ष है? कैसे देखिए क्या है कि, हाँ ठीक है। इसमें क्या है कि आप चूंकि नए स्टूडेंट हैं, है ना, आयुर्वेद को भी पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, हालांकि आपने DNYS किया है तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई जाती है, गुण आधारित चिकित्सा। तो आप ना हमारे पहले महीने का जो है गुण आधारित चिकित्सा है, इसको आप देखिए वीडियो, ठीक है। रुक्षता मतलब होता है कि उसके शरीर में, है ना, तो त्वचा में क्या होगा, उसकी रुक्षता होगी, ड्राइनेस होगा। इसके अलावा रस धातु में, रक्त धातु में, मांस धातु में, मेद धातु में, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु में रुक्षता हो जाती है। तो इसका क्या क्या लक्षण होता है वो ऑलरेडी वीडियो में हमने बता दिया पहले की क्लास में, तो सभी साथियों को पता होगा। तो ये गुण आधारित चिकित्सा है। ये आसान कल्पना है कि हम क्या है कि धातुओं में दोष देख रहे हैं, यानी कि गुण देख रहे हैं,
है ना। तो देखिए सबसे रुक्षता यानी कि क्या होता है, होठ फट रहे हैं, है ना, चेहरे वगैरह पे जो है ड्राइनेस है, फुल बॉडी मतलब क्या है, रुक्षता है, ड्राइनेस है, समझ रहे हैं, रफनेस है, ड्राइनेस है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए। बालों में भी ड्राइनेस है, आंखों में भी ड्राइनेस है, हाथ पैर पूरे शरीर में ड्राइनेस है जी, ठीक है। यहाँ तक कि स्टूल में भी ड्राइनेस है, सूखापन है, तो इसको हम कहते हैं रुक्षता, ठीक है। तो आप प्लीज़ है ना पुराने वीडियो भी देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप पुराने वीडियो ना प्रतिदिन एक वीडियो देखिए, तो आपका पीछे का जो भी सिलेबस है वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, तभी आगे का भी थोड़ा थोड़ा है ना मतलब कि समझ में आएगा। हालांकि समझ में तो आ रहा होगा लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती है, ठीक है जी। तो अभी हम देख रहे हैं जी थायराइड की कारण क्या है जी। तो थायराइड का कारण यही है कि जब कफ वायु को घेर लेता है, लेकिन कौन से वायु को घेरता है तब थायराइड होता है, ये आपको प्रमुख बातें हैं। तो जब कफ उदान वायु, जब कफ दोष से उदान वायु घिर जाती है, उदान वायु का स्थान मैंने बता दिया है उर प्रदेश, यानी कि ये खास करके गले का एरिया, गले के बारे में उदान वायु का स्थान मैंने बताया है जी, पीछे का आप नोट्स वगैरह देख सकते हैं, वीडियोज वगैरह। तो उदान वायु का हमने स्थान बताया गला। तो अगर ऐसा है यहाँ पे, अगर ये सटीक नहीं होती ये जानकारी, यानी कि ये गलत होते हैं हमारी जानकारी चरक संहिता का, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया होता ऋषियों ने, यहाँ पे लिख देते हैं कफ दोष से प्राण वायु घिर गया या कफ दोष से अपान वायु घिर गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे आया है कफ दोष से उदान वायु घिर गया। और उदान वायु कहाँ है जी, गले में है। और गले में, और थायराइड क्या है जी, गले से संबंधित बीमारी सब पकड़ लेते हैं कि गले में बीमारी है जी, गले में कुछ नहीं है, कफ दोष से उदान वायु घिर गया है। इस कारण से क्या है कि अरुचि हुआ है, अरुचि उत्पन्न है, भारीपन है, शरीर में क्या है कि दुर्बलता है, और स्वर में रुकावट है, और इसके अलावा फीमेल पेशेंट में जो मासिक धर्म में जो है डिले हो जाता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब इसकी चिकित्सा क्या है तो हम ये देखने वाले हैं, और आज हम चिकित्सा तो देखेंगे, लेकिन रस पाचक का प्रयोग कैसे करेंगे, तो किस थायराइड में करेंगे आपको जो है मैं हाइपोथायराइडिज्म में बता रहा हूँ। TSH लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, T3 T4 लेवल कम मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म में लेना है जहाँ पे वजन वेट गेन हो रहा है, ये सभी लक्षण मिलाना है आपको। हाइपोथायराइडिज्म का ये सभी लक्षण है, और सबसे प्रमुख लक्षण जो शास्त्रों में बताया है कफ आवृत उदान वायु के लक्षण, वही है हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण। और आगे क्या है कि केवल रसपाचक के हम जहाँ पे प्रयोग देख रहे हैं तो केवल हाइपोथायराइडिज्म में है, हाइपर में नहीं है। तो हाइपर में नहीं है इसलिए हाइपर के बारे में हमने केस नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है, नहीं तो ऐसा करेंगे। अच्छा, थायराइड का ये इलाज है, तो क्या है कि कोई भी थायराइड लेकर के आएगा तो आप दे देते हैं दवाई, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। आपके पास नुस्खे होंगे ना, फार्मूले होंगे बहुत सारे, है ना, लेकिन क्या है कि लाभ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो केवल क्या है कि किसी द्वारा प्रदान किया गया नुस्खा होगा, यानी कि थायराइड में ये दे दो हो जाएगा ठीक, पर ऐसा नहीं होता है, सोच समझ के देना है। एक हाइपर और हाइपो में दोनों की चिकित्सा अलग होगी, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म जो है ये वात और पित्त की बीमारी है, और ये हाइपो जो है कफ की बीमारी है जी। कफ आवृत उदान वायु की चिकित्सा करेंगे तभी जो है हाइपोथायराइडिज्म में हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि रोगी ठीक होगा, ठीक है। तो आपके पास कोई भी रोगी आएगा जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे उसका सबसे पहले जो है क्या करना है जी, उसका सबसे पहले हमें जो है रक्त धातु का निर्माण देखना है। क्या देखना है जी, रक्त धातु का निर्माण देखना है कि रक्त धातु का निर्माण कहीं जनवरी फरवरी मार्च महीने में तो नहीं हो रहा है, दिसंबर महीने में भी हो सकता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर ये 3 महीने में रक्त धातु का निर्माण हो रहा है तो इसका जन्म प्रकृति कफ की है, अर्थात कफ दोष मजबूत रहेगा, और कफ मजबूत रहने से क्या है वात को घेर लेगा, तो उसका जन्म निश्चित रूप से ही रहेगा, लगभग 95% रहेगा। उसका रक्त धातु का निर्माण दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में रहेगा जी। रक्त धातु का निर्माण दूसरे महीने में होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यानी कि उसका गर्भ कंसीव जो है कौन से महीने में होगा, नवंबर में होगा, या दिसंबर में होगा, या जनवरी में होगा, या फरवरी में होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये सभी कफ दोष वाले व्यक्ति आ जाएंगे, यानी कि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति आ जाएंगे। कफ बलवान रहेगा तो क्या है कि कफ ज़्यादा बलवान रहेगा तभी तो वायु को घेरेगा। कोई भी कमज़ोर व्यक्ति किसी बलवान व्यक्ति को घेर पाएगा, नहीं घेरेगा। तो देखते भी होंगे आप, है ना, जंगल में भी देखते होंगे, इस संसार में भी देखते होंगे कि कोई भी मजबूत जानवर कोई छोटे मोटे जानवर को या फिर कमज़ोर जानवर पशु को घेर लेता है। इसी प्रकार से क्या है कि जो मजबूत रहेगा वही घेरेगा। तो जब कफ बलवान है तब क्या है, कफ बलवान होने से
कफ आवृत उदान वायु बनाता है, यानी कि कफ जो है उदान वायु को घेर लेता है, यानी कि उसको विकृत कर देता है, उसकी जो गति है रोक देता है, जो नीचे से ऊपर की ओर है उसको रोक देता है। तब शरीर में जो है अरुचि, दुर्बलता, भारीपन और स्वर पाने में रुकावट होगा। इसको आप हाइपोथायराइडिज्म से जो है को रिलेट कर सकते हैं, इसको जो है साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं जी, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, और इसकी चिकित्सा के बारे में ये बताया है, चरक ऋषि ने बताया है जी। चरक चिकित्सा स्थान में आप इसे देख सकते हैं, 28वां अध्याय है, 224 नंबर सूत्र है जी। आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा देखिए, ऐसा बताया है कि जब वायु, जब है ना, वायु यानी कि कोई भी वायु हो सकता है जी, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, चाहे कोई भी वायु हो, कहता है वायु जब कफ दोष से घिर जाती है, कफ दोष से घिर जाती है, कफ बलवान है, क्योंकि जन्म प्रकृति क्या है जी, उसका रक्त धातु का निर्माण दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में हुआ, मार्च महीने में हुआ है। और अब सभी जानते हैं कि ये महीने क्या है जी, कफ दोष बलवान है। विशेष रूप से क्या है जी, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। और अभी जो हेमंत शिशिर ऋतु होता है, ये क्या है कि कफ दोष का संचय होता है, अब प्रकोप भी हो जाता है, ऐसा भी समझ लीजिए लास्ट में। तो ऐसा होता है कि कफ बलवान होता है इन महीनों में। तो कब जिस समय रक्त धातु का निर्माण हो रहा होगा, तो अगर उस समय प्रकोप का काल चल रहा होगा, तब तो उसका कफ प्रकृति है, जो जन्म प्रकृति कफ की है। तब क्या होता है कि इसे जो है कफ हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। अग्निमंद रहेगा, अरुचि रहेगा, हैवीनेस रहेगा, भारीपन रहेगा। तो जब, और इससे क्या होता है, उदान वायु घिर सकता है, समान वायु घिर सकता है। सभी वायु का जो है घिरने का मैं बताऊंगा क्या क्या रोग होता है, जैसे जैसे आएगा अपना रोग ऐसे ऐसे मैं बताता जाऊंगा। तो जैसे कभी अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कफ जो है किसको घेर लिया, उदान वायु को घेर लिया। इसी प्रकार से समान वायु को घेर सकता है, प्राण वायु को घेर सकता है, व्यान वायु को घेर सकता है, और अपान वायु को घेर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि सभी वायु को घेर करके अलग अलग बीमारी उत्पन्न करेगा। और ये नए नए नाम से हैं बाजार में, अभी जो है मार्केट में नए नए नामों से, जैसे जब कफ जो है उदान वायु को घेर लिया तो कहता है कि ये थायराइड हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ठीक है, तो जब वायु जब कफ दोष से घिर जाती है, तब कफनाशक, यहाँ पे वातनाशक लिख देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कफनाशक। घिर गया है कौन, बात घिर गया है, तो क्या हम बात की चिकित्सा करें, नहीं, कफ की चिकित्सा, कफनाशक। लेकिन यहाँ पे लगा दिया है जी, बात दोष को अनुलोमन करने वाले। क्या है जी, बात दोष का अनुलोमन करने वाले, बात दोष का अनुलोमन करो। ऐसा ना हो कि बात दोष जो है बढ़ जाए, बात दोष को भी संतुलित करके रखे। ठीक है जी, बात दोष को भी संतुलित करके रखे। इसलिए कफनाशक तो होनी चाहिए, लेकिन बात दोष को अनुलोमन करने वाला। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, अगर ये थायराइड केवल कफ दोष की बीमारी रहती है ना, तो ये साध्य होता, बहुत सुख साध्य होता। लेकिन सभी जानते हैं जी, थायराइड जिसकी एक बार हो गई, दवाइयाँ छूटती है, नहीं छूटती है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता है ना, जो इन दवाइयों पर विश्वास नहीं करता है, किसी भी दवाई पे, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी, ये दवाई पे विश्वास नहीं करता है ना। इसको जो है मतलब क्या, कुछ नहीं मानता है ना, दवाई को मानता ही नहीं। शुगर हो गया है, बढ़ा हुआ भी है, फिर भी नहीं खा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि रोगी बलवान है जी, रोग कमज़ोर है, रोगी बलवान है, तब ऐसे होता है कंडीशन। हमने ऐसा भी देखा है कि शुगर तो है, थायराइड तो है, लेकिन दवाइयाँ नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे जी, आपको तो थायराइड है, कहते जी नहीं खाने का मन करता है, हमें इच्छा नहीं होती है। या फिर थायराइड तो बढ़ा हुआ है आपका, शुगर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ जी बढ़ाव तो हुआ है, लेकिन हमको कोई मतलब कि हम दवाइयाँ नहीं खाते हैं जी। क्यों नहीं खाते हो जी, तो क्या है कि नफरत करते हैं दवाइयों से, ऐसा इनका कुछ रहता है कहना। तो हम ऐसा, तो रोगी बलवान है, लेकिन जिस समय रोग बलवान हो जाएगा तब इसका जो है पता चल जाएगा, है ना, लोगों को पता चलता है। तो क्या है कि जब वायु जब कफ दोष से घिर जाती है, तब कफनाशक, किंतु बात का अनुलोमन करने वाले औषध, यानी कि जो भी हम मेडिसिन देंगे, कफनाशक देंगे, लेकिन बात दोष को भी ना बढ़ाए, बात दोष को भी अनुलोमन करे। और ऐसा आहार विहार अन्नपान का सेवन हमें करना चाहिए। तो सिंपल यहाँ बता दिया गया, यहाँ पे चीज़ें नहीं बताइए कि ये दवाइयाँ देनी है। तो ऐसा ही औषधि जो कफ दोष का नाश करने वाला है और बात दोष का अनुलोम करने वाला है, उसका नाम है जी रसपाचक। ठीक है जी, उसका नाम क्या है जी, रसपाचक। तो रसपाचक के बारे में मैंने क्या बताया था जी, इसका देख लेते हैं।
इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसमें है इंद्रजौ, जो क्या है जी, कफ नाशक है, यानी कि तेज वायु आकाश महाभूत है, सभी तेज वायु आकाश महाभूत है। लेकिन यहाँ पे जो है एक विशेष औषधि है गुग्गुल, गुग्गुलू है, ठीक है। तो गुग्गुल जो है ये वायु नाशक होता है, यानी कि बात का जो है ये शीत गुण को नष्ट करता है, ये सभी जानते हैं। और कफ का भी शीत गुण को नष्ट करता है गुग्गुलू। क्या है जी, गुग्गुलू क्या है जी, बात का शीत गुण को नष्ट करता है। और कुटकी क्या है जी, कुटकी भी क्या है कि रुक्ष है, लघु है, तो क्या है कि मल का अनुलोमन करेगा विशेष रूप से, वायु का अनुलोमन तो नहीं करेगा, वायु का भी होगा, लेकिन विशेष रूप से क्या है, मल का अनुलोमन करेगा, है ना। कुटकी क्या होता है, मल का अनुलोमन करने वाला है। अब पटोल भी अपने उष्ण गुण से, है ना, और ज्वरघ्न है, पाचन है और सर है, तो क्या होता है, सर आ गया, यानी कि जो अवरोध है, यानी कि उदान वायु का जो गति घेर लिया है, तो उदान वायु मजबूत यहाँ पे होगा। और सर गुण जब इसमें आएगा, वायु में चल गुण बढ़ेगा, चल गुण है और सर गुण है। सर गुण मैंने पित्त का बताया था और चल गुण बात का बताया था। चल गुण और सर गुण लगभग सेम है, सभी को पता है। तो जब वायु में, यानी कि जब उदान वायु में चल गुण आएगा, सर गुण आएगा, तब क्या है कि कफ को जो है नष्ट कर देगा, उसको जो आवरण है, घेर रखा है, जंजीर से जकड़ रखा है, उसको तोड़ेगा, है ना। तो कफ पित्त शामक है, यानी कि आप देखें पटोल को देखें तो पटोल क्या है जी, कफ नाशक है। और पित्त, कफ पित्त मैंने पटोल तो क्या है कि त्रिदोष शामक है जी, कफ का भी, पित्त का भी और बात का भी। बात का क्या है जी, शीत गुण को ठीक करेगा, है ना, और कफ का जो है शीत गुण को ठीक करेगा। और पित्त का क्या है कि पित्त का सरगुण है ना, सरगुण है यहाँ पे। तो अगर पित्त जहाँ पे कम हो जाता है तो ये पटोल देने से ये ठीक होता है, सरगुण बढ़ता है। और कुटकी सभी जानते हैं जी, हृदय के लिए अच्छा है, रुक्ष है, लघु है, दीपनी है, क्योंकि तेज वायु आकाश महाभूत है ना। और गुग्गुल क्या है जी, तो गुग्गुल वृक्ष से है, यानी कि बात का जो रुक्षता आदि हो गया खत्म। ये भी क्या बात के, वैसे गुग्गुल उतना रुक्ष भी नहीं है ना, लेकिन क्या है कि स्निग्ध भी नहीं है, लेकिन लिखा गया है कि ये जो है इसका विशेष, है ना, सामान्य गुण तो रुक्ष है, लेकिन इसका विशेष गुण जो है बताया, वृक्ष से बताया गया है जी। सामान्य गुण तो रुक्ष है, लेकिन विशेष गुण ये वृक्ष से है। और गुग्गुल में भी क्या है, सरगुण है, यानी कि ये क्या करेगा कि उदान वायु जो आवृत है, यानी कि उदान वायु जो घिर गया है, हिल डोल नहीं पा रहा है, इसका जो मूवमेंट है रुक गया है। वायु मतलब क्या है, जो सदा गतिशील, वायु मैंने बहने वाला, लेकिन कफ जो घेर लिया है, तब क्या है कि उदान वायु तो क्या है कि चुपचाप जकड़ा हुआ है। तब हम ये देंगे, रस पाचक देंगे, तब क्या होगा, उदान वायु जो है मूवमेंट करेगा, यानी कि उदान वायु का जो है, उदान वायु गति करेगा, नीचे से ऊपर की ओर करेगा, ठीक है। तब आपका जो है थायराइड जो है ठीक होगा। और वैसे भी थायराइड जो है रस धातु से संबंधित बीमारी है ना, क्योंकि रस धातु आपका अग्निमंद होगा तो रस अच्छा नहीं बनेगा, रस अच्छा नहीं बनेगा तो रस धातु अच्छी नहीं बनेगी, और रस धातु अच्छी नहीं बनेगी तो मल ज़्यादा बनेगा, कफ, और कफ ज़्यादा बनेगा तो कफ आवृत वायु, कफ ज़्यादा बना तो कफ ने क्या कर लिया, उदान वायु को घेर लिया, समान वायु को भी घेर सकता है, तो अलग अलग रोग उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से जी क्या है कि इसकी चिकित्सा भी मैंने बता दिया कि पित्त भी होता है, आगे मैं बताऊंगा कभी, है ना। ये तो अभी टॉपिक नहीं है, अभी तो थायराइड का टॉपिक है कि थायराइड और बीपी में, है ना। तो आज का टॉपिक क्या था जी, थायराइड में रसपाचक का प्रयोग। तो थायराइड में रसपाचक का प्रयोग कब करना है जी, तो जब क्या है कि TSH लेवल, क्योंकि आपके पास रोगी आएगा तो बताएगा कि हमारा TSH लेवल ज़्यादा है और T3 T4 नॉर्मल है, लेकिन TSH लेवल ज़्यादा है, तब यहाँ पे क्या है कि रसपाचक का प्रयोग करना है। इससे पहले आपको पंचकोल चूर्ण का प्रयोग करना है, यानी कि जठर अग्नि को अच्छा करने के लिए आपको दवाई देना है। यहाँ पे कुमारी या सब का भी प्रयोग करना है ना, कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है रसपाचक का प्रयोग करना है। यहाँ पे मुस्तारिष्ट का भी प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा, मुस्तारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, है ना, लेकिन ये बाद में बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी इसके बारे में, औषधियों के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी केवल रसपाचक के बारे में पढ़ा है जी। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक औषधि है, रसपाचक है जी, इससे कितनी बीमारियां ठीक हो रही है रसपाचक से, है ना, और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही है, थायराइड हो सकती है ठीक, है ना। लेकिन इसका जो प्रयोग जो है लगातार करना होता है ना। और ऐसा ध्यान भी रखना है कि
कफ आवृत वायु है, यानी कि कफ का तो चिकित्सा करना है लेकिन वायु भी ना बढ़ जाए, तो इसकी भी चिकित्सा हमें ध्यान देना है। इसीलिए रस पाचक का प्रयोग हमें कैसे करना है जी, तो जिसमें गुग्गुल डला हुआ है ना, गुग्गुल डला हुआ है, या फिर गुग्गुल डला हुआ है तो विशेष लाभ करता है। इसलिए हमारा जो होता है रस पाचक का निर्माण क्या है कि मैंने आपको बताया था, जिसमें गुग्गुल पड़ा हुआ है जी, तो गुग्गुल डाल करके आप सभी लोग बनाएं या इस्तेमाल करें। साधारण जो है कलिंग पटोल कुटकी लेकर के ना बनाएं, इससे क्या है कि वायु अधिक बढ़ जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी, है ना, और इतना लाभ भी नहीं करेगा। और गुग्गुल डालने से क्या बताया था मैंने कि उसकी जो है इसकी सुरक्षित भी हो जाती है, औषधियाँ जो सुरक्षित भी हो जाती है, ज़्यादा दिन चलती है, प्रभावी भी हो जाती है, क्योंकि गुग्गुलू जो है योगवाही है ना, और ये वैसे भी तिक्त है, कटु है, यानी कि वात और कफ नाशक है जी। तो थायराइड में रसपाचक का प्रयोग कैसे करना है, इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी, हैंड रेज करके पूछेंगे तभी जो है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, तभी हो पाएगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर और ट्रीटमेंट हो पाएगा जी। बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे रसपाचक तो मैंने किसी पेशेंट को अगर चला दिया हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है, तो इसके साथ मतलब कुमारी आशव और क्या चलाना पड़ेगा? देखिए, पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता दे सकते हैं। कुमारी आशव भी 2-3 हफ्ता दे सकते हैं, या महीना 2 महीना भी दे सकते हैं कुमारी आशव। मुस्तारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के कल्पों का विभिन्न लाभ है ना, तो बहुत सारी समस्या होती है, तो इसलिए क्या है कि बदल देते हैं, है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पंचकोल चूर्ण चलाएं 1 हफ्ता, इसके बाद मुस्तारिष्ट दें, इसके बाद क्या है कि आप मुस्तारिष्ट के बाद या फिर कुमारी आशव पहले दे सकते हैं, इसके बाद मुस्तारिष्ट दें, है ना, और इसके 1 हफ्ता के बाद जैसे आप पंचकोल चूर्ण दिए 1 हफ्ता, और इसके बाद जो है पंचकोल चूर्ण को कम, देखिए डोज को कम बेस कर सकते हैं, और इसके बाद जो है रसपाचक चलाएं, है ना, लगातार रसपाचक चलाएं 3 महीने, तो उसका जड़ से मतलब क्या है कि TSH लेवल कम हो जाएगा, है ना, साथ में नहीं चलाना। हाँ, इन सब चीजों को एक साथ में नहीं चलाना। हाँ बिल्कुल चलाना है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, तो मैंने आपको बताया दीपन पाचन से शुरू करना है ना, हाँ, दीपन पाचन से शुरू करना है, तो इसके लिए पंचकोल चूर्ण देना है, या फिर पंचकोल चूर्ण 1 हफ्ता दे दीजिए, इसके बाद इसको बता दीजिए 1 हफ्ता, या फिर आप 2-4-5 दिन दे करके ही रसपाचक दे दीजिए, क्योंकि रस अग्नि तभी अच्छा होगी ना जब जठर अग्नि अच्छी हो जाएगी। रस अग्नि को कोई कहेगा कि ठीक कर देंगे तो संभव नहीं है, सीधा रसपाचक दे करके ऐसा नहीं कि सीधा रस अग्नि ठीक हो जाएगा, इससे पहले जठर अग्नि होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक होना। गुरुजी, पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है एलोपैथी की, तो वो साथ में चलानी चाहिए या वो बंद करनी चाहिए? देखिए जी, रोगी बहुत ज़्यादा घबराए रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ और मैं कैसे रोगी को जो है ऐसे पेशेंट को मैं बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे शिविरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो क्या है कि उस समय मैं ज़्यादा रोगी से जो है डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा मैं उसे जो है बता नहीं पाता हूँ, है ना, या फिर कहिए कि ऐसा है कि उससे ज़्यादा जो है केस टेकिंग तो कर लेते हैं, चलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 3 से 4-5 मिनट तक अधिकतम जो है एक रोगी का जो है समय लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रोगी होते हैं, है ना। तो इस समय में क्या है कि ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि केवल नाड़ी परीक्षण करते हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो उदर परीक्षण करते हैं, और इसके बाद जो है उसका कोई रिपोर्ट भी लेके आता है ना, या फिर स्वयं बताता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जो अगर इमरजेंसी कंडीशन है, कोई भी बीमारी हो, शुगर हो, BP हो, थायराइड हो, मोटापा हो, या कोई भी शुगर हो, कैंसर हो, जो भी बीमारियां होती है, तो हम यही कहते हैं कि एक बार क्या है कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही है आप तो चलने दो, अब भले आप जो है 1-2 दिन ले लो, इसके बाद इसकी मात्रा कम कर लो, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि दिक्कत भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ होती है जी, जो भी चाहे शुगर की हो गई हो, चाहे BP की हो गई, वो अचानक डाउन कर देता है हर एक चीज़ को। शुगर भी बहुत जल्दी मतलब कि 1 हफ्ते में ही डाउन कर देता है ना, शुगर डाउन तक चला जाता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है जी, है ना, क्योंकि दवाइयाँ जब क्योंकि प्रॉपर डायग्नोस हो गया तो रिजल्ट आना निश्चित है, और अपनी औषधि का भी गुणवत्ता रहती है, डायग्नोस जो हम करते हैं यानी कि जो हम चिकित्सा देते हैं ये हमारे जो है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से होता है, तो हम अच्छे तरीके से जब डायग्नोस कर पाते हैं तो मतलब क्या होता है कि उसका शुगर, BP, थायराइड अचानक से डाउन चला जाता है, तो फिर से समस्या हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता भी हूँ कि हमारे जब दवाएँ चले तो हफ्ते में ही जाँच करवाते रहो,
कि शुगर डाउन जा रहा है, बीपी डाउन जा रहा है, तो उसी प्रकार से आप जो है अपने एलोपैथी दवाइयों को कम करते जाओ। अगर उसी प्रमाण में रहा तो उसी प्रमाण में लेते रहेगा दवाई, तो उसका शुगर, बीपी, थायराइड डाउन चला जाएगा और उसको फिर जो है समस्या होगा, कमजोरी होगा, जो भी होता है आपको पता ही है, शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह डाउन कम होने से तो ये सारी समस्या हो जाती है। तो इसलिए शुरुआती दिनों में बंद ना करवाएं, है ना। आप इसे 2-4 दिन 5 दिन लेते रहने दीजिए और इसके बाद कहीं जांच करो, हमारी दवाइयाँ, हमारे डायग्नोस सही है, हमारी दवाइयाँ सही है, तो क्या होता है कि 100% ये कम हो जाता है। एक हफ्ता में कम हो जाएगा और इसके बाद जो है उसकी दवाइयों की मात्रा कम करवानी है। अगर नहीं हुआ कम, इसका मतलब डायग्नोस सही नहीं है या दवाइयाँ सही नहीं है, तो हम इसे सुधार करते हैं, फिर हम दवाएँ देते हैं। और जब तक कम ना होता हो तब तक क्या है कि एलोपैथी दवाइयों की डोज कम मत करो। या फिर ऐसा है बंद करवाना है तो सीधा कहिए कि इमरजेंसी कंडीशन है तब तो लेते रहो, है ना। हमारी दवाइयाँ इसके पैरेलल चलाओ और अगर इमरजेंसी कंडीशन है सारा दवाइयाँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जांच करते रहो, हमारी दवाइयाँ लेने पे भी अगर शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा बढ़ रहा है तो आप चालू रखो, और नहीं बढ़ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं, आप केवल हमारी दवाइयाँ लेते रहो और आपको ये ठीक हो जाएगा, है ना। 3 महीने में, 4 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर से कह देते हैं सभी रोगी को कि देखिए ये जो है कष्ट साध्य व्याधि है जी। क्या है जी? कष्ट साध्य है। क्यों कष्ट साध्य है? क्योंकि ये कफ आवृत उदान वायु है जी। क्या है जी? कफ आवृत उदान वायु है, यानी कि कफ भी है और बात भी है, यानी कि द्विदोषज हो गया जी। तो मैंने आपको बताया कफ और बात, अब किसकी चिकित्सा करें? कफ की चिकित्सा करेंगे बात बढ़ जाएगा, बात की चिकित्सा करेंगे कफ बढ़ जाएगा, आप क्या करें? तो आपको इसलिए कफ आवृत उदान वायु हो गया। पहले तो कफ था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया अपने आहार विहार पे और आपका सही इलाज नहीं हो पाया समय पे, तब आपको कफ आवृत उदान वायु हुआ है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो बस आपको क्या करेंगे कि चिकित्सा देते रहेंगे, आप ठीक रहो, आप एलोपैथी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो आपका रस पाचक बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा मैंने और भी बता दिया, पंचकोल चूर्ण है, मुस्तारिष्ट है, कुमारी आसव है और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये आगे मैं बताऊँगा जी। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया तो हम दूसरा टॉपिक आज लेते हैं। इसमें एक चीज और है। हाँ जी, एक चीज और, जैसे कि जब पेशेंट कोई दवाइयां को लेता है तो वो तो केमिकल लेता है ना, केमिकल ले रहा है, तो बॉडी में केमिकल की जरूरत पड़ जाती है। आप सडनली उसको बंद कर देंगे वो रिएक्ट कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सडनली बंद नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे बंद होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? तो देखिए ऐसा है कि अब हम रस पाचक का प्रयोग इसमें घृत बना सकते हैं क्या? घृत जो है आप देना चाहते हैं तो फिर रस पाचक घृत देना है ना। रस पाचक के साथ ही घृत दे सकते हैं, काम करेगा जी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले रस पाचक घृत बना सकते हैं क्या? हाँ, रस पाचक घृत बना सकते हैं, है ना। और इसकी जो प्रयोग जो है क्या है कि दीपन पाचन करके देना है, पहले नहीं देना है जी। जबकि ये जो रस पाचक ये जो अपना है आपको चूरन में है, वो तो सीधा भी दे सकते हैं दूसरे दिन से। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? तेरा तो अभी मैं खाया, आज चावल नहीं बनाए थे, रोटी बनाए हम लोग। क्या प्रश्न है आपका? ओ गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि अगर किसी का अभी थायराइड अभी शुरू हुआ है नया तो उनको ये वाला इंद्रजोम वगैरह ये सब दे के जिसका ये अपने चूरन बनाना है, उसका क्या काढ़ा भी दे सकते हैं? जैसे ठीक है, आपका मैं प्रश्न समझ गया। देखिए जी, थायराइड अभी हुआ है, चाहे अभी हुआ हो चाहे पुराना हुआ हो, आपको देना है, लेकिन किस थायराइड में देना है आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया हाइपोथायराइडिज्म में देना, हाइपो। तो इसका रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे इसका रिपोर्ट व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। हाइपोथायराइडिज्म जहाँ पे TSH लेवल बढ़ा हो, T3 T4 नॉर्मल है और TSH लेवल 5.5 से अधिक हो तो हम इसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। जहाँ पे वजन भी बढ़ रहा हो तब क्या है कि यहाँ पे रस पाचक का प्रयोग करना है, इससे पहले दीपन पाचन का प्रयोग करना है और सीधा नहीं देना है जी। आपका क्या प्रश्न था कि क्या हम इसको पीस के दे सकते हैं? तो नहीं, सीधा नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये कफ आवृत उदान वायु है। सीधा देंगे वायु बिगड़ जाएगा, फिर समझ रहे हैं, बात का रुक्षगुण बढ़ जाएगा। तो सीधा नहीं देना है, आपको इस कॉम्बिनेशन में देना है, कलिंग, पटोल, कुटकी, कुगलू, या फिर आपको घृत कल्पना में भी बना करके दे सकते हैं। जैसे अभी मनीष मौर्य जी का प्रश्न था कि क्या घृत बना के दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है पूरी तरीके से दीपन पाचन होनी चाहिए, यानी कि 1 हफ्ता के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये है जी। अब हम दूसरा रसपाचक का प्रयोग हाई बीपी में देखेंगे। वैद्य इसमें ये था कहना कि जैसे घृत अगर बना के देते हैं तो वात पे कंट्रोल रहेगा, वात बढ़ेगा नहीं इससे ना। हाँ हाँ, और कफ भी ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। दूसरे रसपाचक का जो है एक और प्रयोग है और ये अंतिम अपना है। और कल हम जानते क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं रस धातु की क्षय के कारण जो जो व्याधियाँ हो रही है। तो रस धातु के ये तो वृद्धि के कारण हो रहा है, लेकिन आप जानेंगे रस धातु के क्षय होने के कारण क्या क्या व्याधियाँ होगी और इसकी चिकित्सा कल देखने वाले हैं। तो रस धातु के क्षय होने से जो व्याधियाँ होती है, तो रस धातु के क्षय को कैसे ठीक करें इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो रसपाचक का प्रयोग हाई बीपी में देखने वाले हैं, लो बीपी में नहीं प्रयोग करना है। तो लो बीपी और हाई बीपी में क्या अंतर है जी, देखने वाले हैं। सभी को मैंने बताया था हाई बीपी लो बीपी के बारे में। तो सबसे पहले संप्राप्ति देख लेते हैं, हाई बीपी की संप्राप्ति कैसे होती है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये अपना हाई बीपी और लो बीपी का कंसेप्ट। देखिए समझिएगा इसे, हाई बीपी और लो बीपी क्यों होता है। तो संप्राप्ति पहले पढ़िए जी, है ना। संप्राप्ति क्या है जी, तो रसपाचक का प्रयोग हम हाई बीपी का प्रयोग, हाँ मैं बता देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है आज, है ना, समय हो चुका है। तो अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। संप्राप्ति रसपाचक का प्रयोग हाई बीपी में करना है, हाई ब्लड प्रेशर में करना है, और लो ब्लड प्रेशर में नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं जब भी कोई औषधि बताता हूँ तो मैं प्रॉपर बता देता हूँ कि किस में देना है। ऐसा नहीं कि बीपी में देना है जी, बीपी में मुक्ताबट्टी देना है, कि हाई में देना है कि लो में देना है, किसी को पता ही नहीं आज तक। बस देना है जी, मुक्ताबट्टी देना है। जैसे लगता होगा केवल हाई बीपी के लिए केवल मुक्ताबट्टी ही है और कोई मेडिसिन ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो है बीपी का, उसमें भी हाई बीपी का एक दवाई बताने वाला हूँ जिसका नाम है रसपाचक। ये कैसे काम करता है चलिए इसको जानते हैं। तो संप्राप्ति क्या होती है जी हाई बीपी में, तो आप महाभूत बढ़ जाता है जी। क्या होता है जी, आप महाभूत बढ़ जाता है। तब तेज आप महाभूत बढ़ने से मैंने आपको बताया था, आप महाभूत यानी कि जल महाभूत से ही पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है जी, सभी जानते हैं, है ना, कि पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति आप महाभूत से होती है। और तब आप महाभूत की जब वृद्धि हो जाती है ना, आप महाभूत तथा पित्त का सरगुण कम होना, है ना, यानी कि पित्त का वो सरगुण जैसे क्या है, पित्त का सरकने वाला गुण वो कम हो जाता है और आप महाभूत की वृद्धि हो जाना। तो आप महाभूत वृद्धि होने से क्या होता है कि पृथ्वी महाभूत की वृद्धि हो जाती है। और टोटल ये कफ का बीमारी है जी, कफ और बात का है। ब्यान वायु दूषित है, इसको कहेंगे कफ आवृत ब्यान वायु, है ना। तो इसके बारे में देखिए क्या है कि एक जो है टॉपिक इसमें छूट गया है। इसमें एक टॉपिक देखिए जी, मैं आपको क्या है कि चलिए ग्रुप में भेजना पड़ेगा अब हमें। तो देखिए जो हाई बीपी क्या है, तो हाई बीपी को आप ऐसा समझिए जी, कफ आवृत ब्यान वायु, ऐसा में इसके बारे में चरक ऋषि ने हाई बीपी के बारे में बोल दिया है ना। कफ आवृत ब्यान वायु यानी कि हाई बीपी, है ना। ये कैसे बनता है, तो आपको मैंने बताया था कि ब्यान वायु क्या होता है जी, जो संपूर्ण शरीर में विचरण करता है उसे ब्यान वायु कहते हैं। और संपूर्ण शरीर में, और ब्यान वायु का मैंने महाभूत बताया था, वायु प्लस आकाश महाभूत। क्या बताया था जी, आकाश महाभूत, यानी कि पंचभौतिक दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्यान वायु की संरचना है वायु प्लस आकाश महाभूत है। क्यों है, क्योंकि आकाश महाभूत में ही वायु महाभूत जो है विचरण कर सकता है। यानी कि ब्यान वायु के विचरण के लिए ब्यान वायु तेज गति से संपूर्ण शरीर में चलता है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए ना, आकाश महाभूत चाहिए ना, तभी तो ब्यान वायु जो है तेजी से काम करेगा। तो इसलिए क्या है कि आकाश महाभूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए वायु प्लस आकाश महाभूत, कितना सुंदर संरचना है। और क्या है कि हाई बीपी को क्या बताया है जी, कफ आवृत ब्यान वायु। तो इसका मतलब क्या होता है कि वायु को, किस वायु को, ब्यान वायु को किसने, तो कफ ने क्या कर लिया, घेर लिया है, ऐसा समझ लीजिए, इसको जकड़ दिया है। तब क्या होता है, ब्यान वायु गति नहीं कर पाता है ना, गति नहीं कर पाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ब्यान वायु जो है कफ ब्यान वायु जो है क्या है कि इस प्रकार से कहिए कि जकड़ जाता है। तो कफ आवृत ब्यान वायु में क्या होगा, पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि, है ना, पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि होता है। तो जो आपका नसें हैं या फिर वेन्स है, आर्टरीज है, जो भी है आपका, यानी कि ब्लड वेसल्स है, जो यानी कि जो आपका जो है रक्त वाहिकाएँ हैं, है ना, ब्लड वेसल्स है जो रक्त वाहिकाएँ हैं, उसमें क्या होता है, पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ जाता है। यानी कि आप महाभूत की वृद्धि हुई, आप महाभूत से उत्पन्न पृथ्वी महाभूत, तो उसमें पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है
तब क्या होता है स्पेस कम मिलता है। पृथ्वी में बहुत बढ़ गया तो स्पेस कम मिला, और स्पेस कम मिलेगा तो क्या होता है कि प्रेशर अधिक बनेगा, है ना। प्रेशर अधिक बनेगा। जैसे मैंने बताया कि अपने शरीर में जो नसें हैं एक प्रकार से क्या है, ट्यूब है जी, यानी कि एक प्रकार से क्या है कि अपने घरों में जो ट्यूब होता है ना, तो इस प्रकार से समझिए संरचना होता है ना। तो पाइप किस जैसे संरचना है, ऐसा कह लीजिए। संपूर्ण शरीर में कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई बहुत मोटी है, तो ये। लेकिन जब इसके अंदर काई जम जाता है तो वाटर फ्लो क्या है, पानी फ्लो तेजी से होगा, है ना। तो नए नए में क्या है कि वाटर फ्लो क्या है, पानी फ्लो धीरे धीरे होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि जब स्पेस बहुत ज़्यादा है तो लो बीपी, और जब स्पेस बहुत कम है, क्यों कम है? क्योंकि पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, या कहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना। तो क्या है कि ब्लड वेसल्स में आप महाभूत पृथ्वी महाभूत की वृद्धि से, यानी कि कफ आवृत बयान वायु के इसको कहेंगे, तो क्या होता है कि कफ अधिक जो है बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि से समझिए, तब क्या होगा कि आपका जो है रक्त का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, तेज होगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उस पर जो है प्रेशर अधिक, यानी कि पाइप पे क्या होगा, प्रेशर अधिक होगा। जैसे आपके पाइप में, घर के जो पाइप है इस पर अंदर जो है काई लग जाता है, पुराना हो जाता है पाइप, तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और बाद में क्या फट भी सकता है। तो इसी दौरान जो है कई बार ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है ना। सभी को पता है कि नसें फट जाती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर होने कारण, यानी कि उसमें क्या हो रहा है जी, धीरे धीरे नसों में, ब्लड वेसल्स में क्या हो रही है, पृथ्वी और आप महाभूत की गुणों की वृद्धि हो रही है। पृथ्वी और आप किसका गुण है? तो आसान कल्पना से देखें तो कफ की है ये। तो यानी कि कफ आवृत बयान वायु, और ये संपूर्ण शरीर में होता है ना। ऐसा नहीं है कि केवल हाई ब्लड प्रेशर आपका हाथ में बढ़ा है, ये संपूर्ण शरीर में हाई ब्लड प्रेशर रहता है। यानी कि आप देखेंगे तो पूरे जो है क्या है कि तेज़ी से, है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि रास्ता कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि मतलब इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या मैंने बताया था, पृथ्वी महाभूत को कम करना है तो आपको तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान औषधि देना है, जो आपका रस पाचक में बहुत ही अच्छा औषधि है। और आप सभी जानते हैं कि कफ कब बढ़ेगा, जब रस धातु की अग्नि अच्छी नहीं रहेगी। तो रस धातु का ही मल है कफ, तो जब कफ अच्छा रहेगा तो कफ आवृत उदान वायु नहीं होगा, तो ये रस पाचक से अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहे हाई बीपी हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, आपको देना क्या है, पंचकोल चूर्ण देना है। और इसके 4-5 दिनों के बाद जो है, जब पाचन अच्छे हो जाए तो रस पाचक का प्रयोग करना है। और दोनों केस में आपको खाना खाने के बाद में प्रयोग करना है जी, चाहे हाई बीपी हो, चाहे आपका थायराइड हो। दोनों केस में जो है खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपको दवाई देना है। क्यों देना है? तो आपको बयान काल में देना है, तभी तो बयान वायु पे काम करेगा, तभी तो उदान वायु के ऊपर काम करेगा। अब विशेष रूप से रात्रि को लेंगे तो उदान वायु के काम करेगा, है ना। और खाने के बाद वैसे भी प्रयोग करते हैं तो बयान वायु के ऊपर काम करता है। तो देखिए पूरा कंसेप्ट क्लियर है जी, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये मतलब क्या है कि इसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए थायराइड का। तो हाइपोथायराइडिज्म की यही चिकित्सा है, पंचकोल चूर्ण दीजिए, रसपाचक दीजिए, और आगे भी मेडिसिन में बताऊंगा। और हाई बीपी में भी क्या देना है जी, लो बीपी में ये चीज़ नहीं देनी है ना। हाइपोथायराइडिज्म में ये चीज़ नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में, हाई बीपी में पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ रहा है। तो हमें करना बस ये है कि तेज वायु आकाश महाभूत बढ़ाना है, इसके लिए हमें रस पाचक देना है। कोई आपसे पूछे क्यों दे रहे हो भाई, तो क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है, और इसको कभी उदान वायु को घेर लिया है, कभी प्राण वायु को घेर लिया है, तो कभी बयान वायु को घेर लिया है। तो अभी आपको मैंने 2 चीज़ें बता दिया कि कफ ने उदान वायु को घेर लिया तो थायराइड, और कफ ने बयान वायु को घेर लिया तो आपको जो है क्या है कि हाई बीपी हो गया जी। तो दोनों की चिकित्सा एक ही है, क्योंकि चरक ऋषि ने तो बोल ही दिया है, दोनों की चिकित्सा एक ही है, देख लीजिए, है ना। कफ आवृत उदान वायु की चिकित्सा, है ना। ऐसा तो नहीं स्पेशल बोला ना कि कफ आवृत प्राण वायु की चिकित्सा अलग होगी, उदान वायु की चिकित्सा अलग होगी, अपान वायु की चिकित्सा अलग होगी, बयान वायु की चिकित्सा अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कफ आवृत बात की चिकित्सा यही है कि कफ नाशक हो किंतु बात को अनुलोम करने वाली हो, ठीक है जी। तो अपना ये रस पाचक बहुत ही अच्छा औषधि है, और ये क्लासिकल मेडिसिन है, और यही इसका चिकित्सा है जी, है ना। और कोई दूसरी चिकित्सा नहीं हो सकता है,
ठीक है। बाकी जो जितने भी चिकित्सा हैं वो सभी नुक्सा हो सकते हैं, चिकित्सा नहीं है जी, ठीक है। तो देखेंगे इसे कि सबसे पहले आप महाभूत वृद्धि होती है, पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है और अस्थिर गुण यहाँ पे उत्पन्न होता है, वायु की गति में अवरोध हो जाता है, यानी कि वायु आवृत हो गया ना, वायु क्या हो गया, आवृत हो गया, मल अवरोध हो गया, है ना, मल संचय हो गया, है ना, शरीर में, और अग्निमंद, है ना, पित्त का सरगुण, लघुता, द्रवता, इस प्रकार से अग्निमंद हुआ, पित्त का शासने गुण मैंने बताया था, सरगुण, लघुता, द्रवता, और रक्त का जो है रक्त तथा कफ में विसर्गंधि, पित्त वृद्धि, है ना, और इसके बाद जो है यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड के कार्य पे असर पड़ेगा, तब जो है रक्त दाब बढ़ेगा, है ना। ये पूरा जो है संप्राप्ति है, जिसे और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। क्या है कि देखिए ऐसे समझिए इसे कि रक्त में क्या है कि ब्लड वेसल्स में आप महाभूत बढ़ेगा, यानी कि कफ बढ़ रहा है, तो आप और पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है, तो रास्ता कम मिलेगा, तो रास्ता मतलब कम मिलेगा, ये जो पृथ्वी महाभूत बढ़ा यानी कि कफ, और आवृत किसको किया, व्यान वायु को, यानी कि पूरे शरीर के वायु को कर लिया, तो इसको हम कहते हैं उदान वायु, व्यान वायु, तो ये आवृत हो गया। तो फिर क्या होता है कि ये जो है रक्त एवं कफ में विसर्गंधि, पित्त वृद्धि, यानी कि ऐसा समझिए कि रक्त में जो है, रक्त में क्या होगा, कफ की गुणों की वृद्धि होगी, यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि हो रही है, और वहाँ पे स्पेस कम मिल रहा है। इसके बाद देखिए सभी जानते हैं कि जो रक्त जो है सभी अंगों में जाता है, यकृत, प्लीहा और किडनी सभी में जाता है, तो वहाँ उसके कार्यों में असर पड़ेगा जी, है ना। तो क्या है कि संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इससे क्या है कि रक्त दाब बढ़ जाता है, और ये जो है संपूर्ण शरीर में रक्त दाब बढ़ने से क्या होता है, जो हाई बीपी का जो सभी को पता ही लक्षण क्या क्या उत्पन्न होता है ना। हाई बीपी के कारण जो है कमजोरी खास करके, है ना, और ये जो बीमारियां हैं, है ना, मोटे व्यक्ति में अधिक मिलेगा संप्राप्ति, क्योंकि ये कफ आवृत है ना, तो कफ आवृत में हमेशा क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है जी। तो आप लोग बताइए, एक वर्ड में उत्तर देना है कि सबसे ज़्यादा हाई बीपी किसको होता है, पतले व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को, बताइए जी। अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्या करके, मोटे व्यक्ति को, परसेंटेज भी बताइएगा, मोटे को कितना परसेंट, मोटे व्यक्ति को ज्यादा हो, कितने परसेंट मोटे व्यक्ति को, क्योंकि पतले में भी होता है ना, बताइए कितने परसेंट। 70-80% में होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, अगला प्रश्न, अगला साथी बताएं। 80% बता रहे हैं जी, 80% मोटे व्यक्ति को हाई बीपी होता है जी। और बताइए, और भी सभी साथी उत्तर है, चैट बॉक्स में ही बता दीजिए सभी, तभी तो देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा, हम लोग जुड़े हैं किस लिए, है ना, कंसेप्ट क्लियर। 80%, 90% क्या है, कफ वाले व्यक्ति को, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को क्या होता है, हाई बीपी होता है। क्यों होता है, क्योंकि कफ का ही गुण है, कफ आवृत, और इनका जो है रक्त धातु का निर्माण जो होता है, क्या होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में होता है जी। गोपाल जी, आपका क्या प्रश्न है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, ये जो रसपाचक है ना गुरुजी जी, ये गुरुजी सामान्य व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है। हाँ, सामान्य व्यक्ति भी सेवन कर सकते हैं जी, लेकिन लंबे समय सेवन नहीं करना है जी। हाँ, बहुत सारे साथी चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है कि 90%, 95% जो है मोटे व्यक्ति को हाई बीपी होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। हम भी मतलब क्या है कि पेशेंट का जब केस टेकिंग करते हैं, है ना, तो क्या है कि ऐसा ही होता है ना, कि हाई बीपी बहुत ज़्यादा मिलता है मोटे व्यक्ति में। तो सभी को पता चल गया होगा कि ब्लड वेसल्स में पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ जाता है, स्पेस कम मिलता है, तो प्रेशर अधिक बन जाता है ना, इस कारण से। तो और आपका क्या प्रश्न था। देखिए, आपका प्रश्न ये है गोपाल जी कि सामान्य व्यक्ति लगभग कितने दिन, 2 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ता, बस 1 से 2 हफ्ता रसपाचक का प्रयोग करें ब्यान काल में, बस इसका सारा रोग मिट सकते हैं। ठीक है ना, सामान्य हो जाएगा चीजें। हाँ जी, मोटे और पतले व्यक्ति दोनों को किस रूप में सेवन करना है, इसे घृत रूप में या काढ़े के रूप में, कैसे। तो मोटे व्यक्ति को तो सीधा शहद के साथ, गर्म पानी के साथ प्रयोग करना है, लेकिन कोई पतले व्यक्ति हैं तो पतले व्यक्ति को जो है नॉर्मल, मतलब क्या है कि पानी के साथ कर सकते हैं, या फिर घृत के साथ भी कर सकते हैं जी, नॉर्मल घृत के साथ कर सकते हैं रसपाचक का प्रयोग। ठीक है, सभी को पता है ना, बात के साथ घृत देना है,
पित्त के साथ भी घृत देना है, कफ के साथ शहद और गर्म पानी देना है जी, ठीक है। और देखिए सभी का यही उत्तर आया है कि 80% 90% आया है कि मोटे व्यक्ति में जो है हाई बीपी होता है और मोटे व्यक्ति को हाइपोथायराइड। तो ये बताइए जी, आज सभी का जो है कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कफ आवृत, देखिए कफ आवृत उदान वायु और कफ आवृत व्यान वायु। और आप सभी को मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, कहाँ पे पढ़िएगा, तो आपको जो है रेफरेंस मिल गया जी। ऐसा नहीं है कि क्या है कि केवल हर चीज़ क्लास में ही हो पाता है कंसेप्ट क्लियर, कुछ चीज़ें आपको बाद में भी पढ़ने पे जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे आपकी भी जो है बनती जाएगी, है ना, आपकी भी अच्छी जो है पकड़ बनेगी शास्त्रों को समझने में। तो कफ आवृत उदान वायु, देखिए चरक चिकित्सा स्थान जाइए 28वां अध्याय, यहाँ पे सभी वायु के बारे में बताया गया है जी। और मैं बताऊँगा भी, सभी वायु को भी बताऊँगा, और ये सभी नए बीमारी के रूप में आज हैं, ठीक है जी। तो और भी कोई साथी प्रश्न तो रख सकते हैं, नहीं तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं जी। कल हम पढ़ेंगे रस धातु को कैसे बढ़ाएं, है ना, मतलब रस धातुओं के जो क्षय हुआ है इसकी वृद्धि कैसे करें, ठीक है जी, कल ये पढ़ेंगे। तो अभी नया टॉपिक आरंभ है और सभी साथी जुड़े रहिए, या नहीं जुड़ पाते हैं तो क्या है कि कम से कम अपना जो क्या है कि प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, और जो पुराने क्या है कि जो नए नए साथी जुड़े हैं तो नए प्रश्न करते हैं कि ये रुक्षता क्या है, खरता क्या है, तो इसके लिए प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से सभी एक वीडियो प्रतिदिन देखिए, तो आप 2 महीने में कवर कर लेंगे, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुराने वीडियो देखते रहिए, और नोट्स वगैरह सभी को मिल ही रहा है। दोष टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था, है ना, तो दोष का जो हमने जो पढ़ा है उसका संपूर्ण PDF 225 पेज में हमने बना के आप सभी को दिया है। और आगे जो है धातु पढ़ रहे हैं तो धातु का भी बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा ये, है ना, 400-500 पेज का बनेगा, है ना। तो क्या है कि इसको भी क्या है कि आप लोग समझने का प्रयास करिए, और मल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपना शरीर का आधार ही है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तब इसको हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो लगभग सब चीज़ ठीक है जी, है ना। इसी को हमें सम करना है, और अग्नि के बारे में भी पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो और भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, हैंड रेज है कुछ साथी का। गुरुजी जो पहले जब सिलेबस आया था तो उसमें पहले धातु के बाद फिर दूसरे टॉपिक्स थे, तो अब जैसे धातु पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और वो लगेगा भी, तो उसके बाद वही सिलेबस वही कंटिन्यू करेंगे या कुछ चेंजेस हैं उसमें अभी? औषधि निर्माण और जो औषधि निर्माण तो पढ़ रहे हैं ना, देखिए औषधि निर्माण तो पढ़ रहे हैं ना, कहाँ हम छोड़ रहे हैं। हमने आपको बताया था चौथे महीने में औषधि निर्माण पढ़ेंगे जी, जो हम पढ़ रहे हैं चौथे महीने में। अभी चौथा महीना चल रहा है जी, अगस्त महीने में शुरू किए थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस प्रकार से नवंबर अभी चल रहा है जी। तो हम औषधि निर्माण बताएं कि नहीं बताएं, रस पाचक का निर्माण बता दिया कि नहीं। इस महीने में लगभग बहुत सारी औषधियों का निर्माण बता देंगे हम आपको, है ना। तो औषधि निर्माण तो चल रहा है जी। जी अच्छा, ये औषधि जो निर्माण है तो आप इसी तरह से लेके चलेंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा? अलग से क्यों, अलग से देखिए हम आपको अभी बताएंगे। मान लीजिए कि अभी रस पाचक के बारे में बता दिया, अब बनाने के लिए 2 महीने बाद बताएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या फिर कोई महत्व रह जाएगा, बताइए। जब इसके बनाने का तरीका ही नहीं जानेंगे, इसका द्रव्य ही नहीं जानेंगे, घटक द्रव्य, तो आप कह देंगे जी हाँ जी थायराइड है जी, ठीक है आप रस पाचक दे देना, हाँ जी तो रस पाचक दे देना। कैसे होगा ये, इसको कोई दिक्कत मतलब नहीं, आप बस दे दो ठीक हो जाएगा रोगी। हाँ जी रस पाचक कैसे बनेगा, तो कहें हमसे ले लेना हम दे देंगे, तो ये कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए हमने आपको रस धातु पढ़ाया, रस धातु की वृद्धि होता है, तो इसका कारण है कि अग्निमंद है, तो अग्निमंद को दूर करने के लिए रस पाचक है। तो रस पाचक कैसे बनाना है, क्या है घटक द्रव्य, सारे गुणधर्म मैंने आपको बता दिया। अब आगे रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर रक्त पाचक के बारे में पढ़ेंगे, मांस के बारे में पढ़ेंगे, मांस पाचक के बारे में पढ़ेंगे, सभी धातुओं के बारे में पढ़ते जाएंगे, सभी धातुओं से संबंधित सभी पाचक बनाते जाएंगे, सभी औषधियों के बारे में बताते जाएंगे, इसको बनाते भी जाएंगे, ऐसे चलते रहेगा जी। हमें तो ये अच्छा लगा, है ना, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी अगर किसी को हाइपोथायराइड हो और बीपी भी उसका लो हो तो देन रसपाचक देना है क्या? बीपी लो हो तो क्यों देना है, नहीं देना है। बीपी लो हो और हाइपर थायराइड हो तो नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। हाइपोथायराइड हो तो तब तो कंडीशन बहुत ज़्यादा, देखिए उसका बीपी हाई भी होता होगा, है ना, लो भी होता होगा, तब दे सकते हैं। और केवल लो होता है हाई जी, और ब्लीडिंग भी उनको पीरियड में अधिक होती है, ब्लीडिंग तब नहीं देना है। बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं तब नहीं देना, बात के अधिक लक्षण आ रहे हैं, कफ के कम आ रहे हैं। अच्छा शरीर कैसा है, मोटा है पतला है?
नहीं ज्यादा, मतलब शरीर मोटा नहीं है ज्यादा। मध्यम में तो नहीं जी। देना है। अगर हाँ हफ्ता दे सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है जी, नहीं तो नुकसान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तेज वायु आकाश में आहूत प्रधान है ना, इसलिए जी। ठीक है जी, तो आज के लिए बस। गुरु जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम जी, नमस्ते नमस्ते। दुबले पतले व्यक्ति में भी हाई बीपी मालूम होते हैं, तो उसका कारण क्या स्ट्रेस हो सकता है? हाँ, स्ट्रेस हो सकता है, चिंता तनाव हो सकता है, इसका कारण अलग है। ठीक है, और बिल्कुल हाँ, इसका कारण अलग है। और हाई बीपी के बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे। अभी तो केवल रसपाचक के संदर्भ में जो आया मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो ठीक है, समय बहुत हो गया है। ठीक है जी, तो शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि।